हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज का टॉपिक क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ चैप्टर 3 क्लास 10th एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इन टू वेरिएबल्स, इसको अब समझ लेते हैं। दिस इज नीतीश सर and the channel name is Alpha Center Nitish Soni, Alpha Center. So let's start the topic and let's start a knowledgeful journey. तो आज का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका मतलब होता है कि ऐसा इक्वेशन जहाँ पे डिग्री आपकी कितनी हो 1, डिग्री कितनी हो आपकी 1, और वहाँ पे कितने तरह के वेरिएबल यूज़ हो, 2 तरह के वेरिएबल यूज़ हो। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 2x - 3y + 5 = 0। तो यहाँ 2 वेरिएबल है x एंड y, बट डिग्री कितनी है, डिग्री यहाँ पर 1 है। यहाँ इस पर डिग्री कितनी है 1, इस पर भी डिग्री कितनी है 1, और वेरिएबल कितने यूज़ हुए 2 तरह के। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax + by + c = 0, जहाँ पर आपका ए बी सी इज इक्वल टू होता है आपका रियल नंबर, और ए को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ वाई। और इसमें एक कंडीशन भी लिखा रहता है, इसमें एक कंडीशन लिख देता है कि जो आपका ए एक्स + बी वाई + सी = 0 है, इसमें आपका ए 0 ना हो और साथ ही साथ बी भी 0 ना हो, मतलब दोनों में से कोई भी एक चीज़ 0 ना हो। ओके, तो जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x - 3y - 6 = 0। मैंने आपसे पूछा बताइए ए क्या है, बी क्या है, सी। तो आप क्या कहोगे, आप कह दोगे जो x के साथ है वो a, तो a बोल दोगे आप 2, b बोल दोगे आप -3 और c बोल दोगे आप -6। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ 7x - y + 5 = 0, तो यहाँ आप बोल दोगे a हमारा 7 है, b हमारा -1 है। जैसे y के साथ जो होगा उसे b बोलेंगे, या माइनस है तो माइनस सिंबल को लेके चलेंगे, और c आप क्या बोल दोगे 5। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख रखा था कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, b इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो होता है ये हमारा कंडीशन होता है, ये हमारा कंडीशन होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अगर कहीं लिखा हुआ है 0x + 3y + 6 = 0, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, बिकॉज हेयर a की वैल्यू क्या होगी 0, यहाँ a क्या हो गया 0। बिकॉज अगर a और b में से कोई एक भी 0 होगा तो एटलीस्ट एक वेरिएबल तो गायब हो जाएगा। जैसे ये आपका लिख रखा ना 0x + 3y + 6 = 0, तो इसको आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, 0 × 0 0 ही हो जाएगा। तो ये 3y + 6 = 0, तो आपको फाइनल मिल जाएगा 3y + 6 = 0। तो यहाँ पर आपको टोटल वेरिएबल कितने मिले, 1y, और आपको चाहिए कितने होते हैं, आपको चाहिए होते हैं यहाँ पर 2 वेरिएबल। तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसलिए हम बोल देते हैं दिस इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, होता क्या है किसी बुक में a इज़ इक्वल टू 0, b इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसके अल्टरनेट पर वो लिख देते हैं a² + b² इज़ नॉट इक्वल टू 0, वो ऐसा भी लिख देते हैं। तो इसका भी वही मतलब होता है a और b दोनों हमारे 0 नहीं होने चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे ax + b। सपोज डैट जो आपका ax + b इज़ इक्वल 0, या फिर आप कह सकते हो ax इज़ इक्वल टू b, या आप कह सकते हो ay + b इज़ इक्वल टू 0, और या फिर आप कह सकते हो ay इज़ इक्वल टू b। ये होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म। दिस इज़ द जनरल फॉर्म, दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ व्हाट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है हमारा जनरल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x + 2 इज़ इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, यहाँ पर a क्या है 3x भी है, और इसके साथ जो नंबर है वो क्या हो गया हमारा b। अच्छा, ax जैसे जो आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता है उसका जनरल फॉर्म ये होता है ना ax + by + c = 0। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिख दिया ax + by + c = 0। तो इसमें x और y की वैल्यू इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है, x और y की वैल्यू इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है अगर x एंड y इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज दैट
सपोज डैट मैंने यहाँ पे लिख दिया 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। तो अगर हम x इज इक्वल कितना पुट करें 2 एंड y इज इक्वल कितना पुट करें 1, तो ये सेटिस्फाई करेगा LHS इक्वल क्या कर देगा RHS। अब इसको और समझते हैं। सपोज डैट मैंने इस इक्वेशन में x की जगह कितना रख दिया 2, x की जगह 2 और y की जगह क्या रख दिया 1। तो 4 2 कितना हुआ 8, 8 माइनस 3 इज इक्वल 5 दे रखा है और 8 में 3 गया 5, तो 5 इक्वल 5। तो यहाँ LHS इक्वल RHS मतलब x इक्वल टू वाई बराबर 1 पुट करने पर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। वंस अगेन क्या बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो एक्स वाई को सॉल्यूशन तभी बोलेंगे जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। ओके मतलब LHS इक्वल क्या आ जाए RHS। बट अगर इसी इक्वेशन में हम x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 रखें तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा और ये वैल्यू ऑफ इक्वेशन भी नहीं कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या रख देता हूँ x की जगह 3 एंड y की जगह क्या रख दूँ 2। अब इनको सॉल्व करता हूँ 4 3 12, 3 में 2 के कितना 6, तो यहाँ पे 12 में 6 के कितना बचा 6 और यहाँ क्या आ रहा 5। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, तो इसलिए हम इनको बोलेंगे x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। तो इतनी बात आपकी क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे जो आपका जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर सपोज डैट ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो तब a b c के साथ हम सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं 1। अगर फर्स्ट इक्वेशन है तो यहाँ पे लगा देंगे हम 1। अगर यही चीज़ हमारा क्या होता ये सेकेंड इक्वेशन लिखा होता तब हम इनके साथ सबस्क्रिप्ट क्या लगा देते 2 और यहाँ पर भी क्या लगा देते 2। ओके तो इसको बोलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये जो मैंने आपके सामने ऐसा कुछ लिख के दे दिया ये ऐसा, तो ये जो लिखी हुई चीज़ आप देख रहे हो ना इसको बोलते हैं हम अलजेब्रिक। वंस अगेन ध्यान से समझिएगा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम of simultaneous linear equations in 2 वेरिएबल्स। ओके साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ। सो अगर मैं यहाँ पे लिख के दे दूँ 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे मैं लिख दूँ x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो इसको हम बोल देंगे सिस्टम ऑफ 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके क्या बोलेंगे सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस, या आप कह लो सिस्टम ऑफ 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके तो साइमल्टेनियस का मतलब मैंने आपको क्या बता दिया साथ, और जो सिस्टम है ना ये सिस्टम का मतलब क्या होता है ग्रुप को हम क्या बोलते हैं सिस्टम। तो यहाँ पर इक्वेशंस के 2 ग्रुप हैं है ना, 2 चीज़ मिलके एक ग्रुप बना है, तो यहाँ पर उस ग्रुप को हम दूसरे नाम से क्या बोल दिए सिस्टम। तो अगर कोई यहाँ पर आपसे A1 पूछे तो A1 आप बता देना 2, B1 पूछे तो बता देना 5 क्योंकि दिस इज इक्वेशन 1, और C1 पूछेगा तो बता देना 1। वैसे ही A2 पूछेगा तो बता देना 1, B2 पूछे तो -2 एंड C2 अगर पूछे तो क्या बता देना आप 9। तो ये चीज़ हो गई। तो ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सिस्टम होता है ना, सिस्टम कितने तरह का होगा 2 तरह का होता है। तो ये जो अभी मैंने आपके सामने सिस्टम बोला, ये जो ग्रुप बोला किसकी लीनियर इक्वेशन के, इनके ग्रुप 2 तरह के होते हैं। ये जो सिस्टम होता है आपका, सिस्टम आपका 2 तरह का होगा। पहला सिस्टम का क्या नाम है कंसिस्टेंट सिस्टम, वंस अगेन क्या नाम है कंसिस्टेंट सिस्टम। और सेकंड सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड सिस्टम का नाम है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्या नाम है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्वेबल, जिसको हम क्या कर सके सॉल्व करके क्या लिया x और y की वैल्यू, तो उसे हम बोल देंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। अब इसको हम थोड़ा और अच्छे समझते हैं। अगर इफ़ सॉल्यूशन के पास एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन है, इफ़ दे एटलीस्ट कितने सॉल्यूशन है एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन। अगर सिस्टम मतलब इक्वेशन के पास एटलीस्ट कितने सॉल्यूशन है 1 सॉल्यूशन, मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन तो हो। इसका मतलब ये होता है एक सॉल्यूशन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं,
3 भी हो सकते हैं, 10 सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, मतलब ओवरऑल एक सॉल्यूशन तो हो ही हो। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम, हम बोल देंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। इसको समझ लेते एग्जांपल के साथ। जैसे सपोज डैट मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x - 2y = 4, दिस इज इक्वेशन 1, और यहाँ मैंने लिख दिया 6x - 4y = 8, दिस इज इक्वेशन 2। तो इस सिस्टम इक्वेशन में ध्यान समझिएगा, इस सिस्टम इक्वेशन में अगर हम x कितना रख दें 2 और कितना रख दें y = 1, अगर ये वैल्यू हम इन दोनों सिस्टम में रख दें तो क्या होगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा, देखो एक बार x2 पहले इक्वेशन में रखते हैं और y1 ही पहले इक्वेशन में रखा जाएगा। तो 3 2 कितना हुआ 6 और 2 1 2, 6 में 2 गया तो 4 = 4। देखो ये सेटिस्फाई किया, तो ये आपका पहला सॉल्यूशन हो गया ना, क्योंकि इसने सेटिस्फाई हो गया, ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। अगर इसी सिस्टम में हम एक और सॉल्यूशन पुट करें, सपोज दैट अगर हम क्या पुट कर दें, x की वैल्यू भी 4 पुट कर दें और y की भी वैल्यू कितनी पुट कर दें 4। तो अब इसको चेक करते हैं। तो पहले इक्वेशन में x की जगह 4 रखना और y की जगह भी कितना रख देना 4। तो 4 3 कितना हुआ 12, 2 4 8, तो 12 - 8 4, तो 4 = 4, ये सेटिस्फाई कर दिया। ओके, वैसे जब आप इसमें रखोगे तो इसमें भी आपका क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जैसे 6 × 4 रखना और y की जगह आप कितना रख देना 4, 6 4 24 और 4 4 16, तो इनको माइनस किए तो आपको 8 = कितना मिल गया 8। तो मतलब ये आपका क्या मिल गया, सेकंड सॉल्यूशन, क्योंकि ये इनके भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी क्या मिल रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर आपको इस सिस्टम में कितने सॉल्यूशन मिले, 2 सॉल्यूशन, मतलब एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो मिला ही मिला, भले 2 मिला तो एक से ज़्यादा ही मिल रहा। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम, मतलब इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 2 मिला है, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ में कई सॉल्यूशन मिले, इनफाइनाइट मैनी भी मिले। ओके, तो अगर हम फॉर एग्जांपल मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बता दूं, देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक इक्वेशन ले लूँ, वो इक्वेशन क्या हो, x + y = 1 एंड द सेकेंड इक्वेशन मैं ले लूँ 2x - 3y = 7। ओके, और मैं इसको सॉल्व करने के बारे में सोचूं तो इसमें आपको बस एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। वो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, x = 2 एंड y = -1। इस सिस्टम में इस 2 इक्वेशन के ग्रुप के सिस्टम में हमें एक ही सॉल्यूशन मिलेगा और उस सॉल्यूशन की वैल्यू क्या है, x2 y = -1। मतलब यहाँ पर हमें कितने सॉल्यूशन मिले, 1 सॉल्यूशन मिले, मतलब x और y की कोई और अदर वैल्यू नहीं होगी जो इनको सेटिस्फाई करो। और यहाँ इस इक्वेशन में, इस सिस्टम में हमें कितने सॉल्यूशन मिले, 2 सॉल्यूशन मिले। कितने सॉल्यूशन मिले, 2 सॉल्यूशन मिले। कौन कौन से सॉल्यूशन, एक ये सॉल्यूशन मिला और एक कौन सा सॉल्यूशन मिला, ये सॉल्यूशन मिला। ओके, तो इस सिस्टम में हमें, तो इस सिस्टम को भी हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम। ओवरऑल हमें सॉल्यूशन मिला। अब हम किसकी बात करते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम की बात करते हैं। तो अगर सिस्टम यानी कि अगर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ना हो, डेट इज़ नो सॉल्यूशन, तो उसे इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। मतलब ऐसा इक्वेशन विच हैज़ नो सॉल्यूशन, तब हम उसे बोल देंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको लेके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x + 4y = 10। ओके, और यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिख के दे दी 3x + 6y = कितना 12। तो इस सिस्टम के लिए, इस 2 इक्वेशन के सिस्टम के लिए पूरे मैथमेटिक्स में ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। डेट इज़ इस इक्वेशन को सॉल्व करके x y की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, x और y का आंसर कभी मिलेगा ही नहीं। अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल कोई आपसे देखो, दूसरा एग्जांपल अगर हम ले तो एक हमें ये भी मिल सकता है 3x + 9y = 6, और एक मिल सकता है आपका 4x + 12y = 21। ठीक है, तो इसमें भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब x और y की सॉल्यूशन वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि इक्वेशन को देखते हैं हम कैसे पता करें कि वो कंसिस्टेंट है और कैसे पता करें वो इनकंसिस्टेंट है, या फिर इक्वेशन की एक सॉल्यूशन होगी या उसकी 2 सॉल्यूशन होंगे या उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। इनको हम कैसे पता करें, तो वो कंडीशन हम चेक कर लेते हैं। तो आप ये चेक करते हैं, तो उससे पहले क्या करेंगे, तो ये जो हमारा टॉपिक है यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, वी डिस्कस द कंडीशंस, है ना, हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशंस फॉर
सॉल्वेबिलिटी, ठीक है। और सॉल्वेबिलिटी को दूसरे नाम से कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कंसिस्टेंसी की कंडीशन क्या होती है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने चार्ट बनाऊँगा, उन चार्ट को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं कुछ पहले लिख देता हूँ। सपोज डैट वी हैव अ फर्स्ट इक्वेशन a1x प्लस b1y ओके प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दिस इज़ आवर इक्वेशन 1। फिर मैंने कोई दूसरा इक्वेशन लिख दिया a2x प्लस b2y एंड प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दिस इज़ आवर इक्वेशन 2। अब आते हैं हम उस चार्ट पर। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने 4 कॉलम बना दूंगा। जो आपका पहला कॉलम होगा, उस पहले कॉलम में मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर कंडीशन, क्या लिख दिया, कंडीशन। फिर मैंने एक ऐसे लाइन खींच दी ओके। फिर मैंने सेकंड कॉलम में क्या लिख दिया, सिस्टम, क्या लिख दिया, सिस्टम। फिर उसके बाद मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी। फिर थर्ड कॉलम में हमने क्या लिख दिया, ग्राफ, क्या लिख दिया, ग्राफ। फिर से क्या करेंगे, एक लाइन और खींच लेंगे। फिर फोर्थ कॉलम में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन, क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन। अब इसको डिस्कस करते हैं कि मैंने जो लिख दिया इन सब का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर a1 अपॉन a2, ध्यान से समझिएगा, अगर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल किसके, b1 अपॉन b2, तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम। और कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, सॉल्वेबल ओके। और इनका जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग बनेगा। कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा। इन सब चीज़ों का मतलब क्या है वो मैं अभी बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ वो भी बता रहा हूँ। तो मतलब इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है, अगर आपने दोनों इक्वेशन की लाइन को ग्राफ पर दिखाया, कोऑर्डिनेट प्लेन पे दिखाया, तो वो इंटरसेक्ट करेगी। सपोज डैट ये आपका पहला लाइन क्या है, L2, पहले इक्वेशन का लाइन क्या है, L2। और फिर मैंने यहाँ पर दूसरा इक्वेशन बना दिया, दूसरे इक्वेशन का लाइन, जिसको हम क्या बोलेंगे, L1। तो ये भी क्या हो गया, L1। तो देखिए ये इंटरसेक्ट कर रही नहीं कर रही। अगर कोई सॉल्यूशन पूछे तो सॉल्यूशन क्या बता देना आप, इनका सॉल्यूशन यूनिक। यूनिक मतलब इनके कितने सॉल्यूशन आएंगे, एक ही सॉल्यूशन आएंगे। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ऐसे एक सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। ये भी आपका क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल बनेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा। इन सब चीज़ों का क्या मतलब है अभी बता रहा हूँ, समझते जाओ। पहले मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या बना दिया, कोऑर्डिनेट प्लेन बना दिया, एक्स बना दिया, वाई बना दिया। और मैंने दो इक्वेशन ली जहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो उन दोनों इक्वेशन का जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ कैसा बन जाएगा, पैरेलल लाइंस बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, पैरेलल लाइंस। शायद कुछ ऐसा बन जाए आपका ओके। देखिए ये पैरेलल लाइंस बन गई है आपकी। मान लीजिए ये आपकी लाइन L1 है और ये आपकी लाइन कौन सी है, L2। तो अगर कोई पूछता है इनके सॉल्यूशन कितने हैं, तो आप बोल देना इट हैज़ नो सॉल्यूशन। क्यों, देखो यहाँ पर ये लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट की, तो कितने सॉल्यूशन हुए, एक। यहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, तो इनके कितने सॉल्यूशन हुए, नो सॉल्यूशन। मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। अब इसके बाद आते हैं हम थर्ड कंडीशन पे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल किसके होगा, c1 अपॉन c2। तो उस सिस्टम को हम क्या नाम देंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। मतलब इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। और इनका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इनका बनेगा कोइंसिडेंट। मतलब जो लाइंस होंगी वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होंगी। समझते हैं इसको ग्राफ पे। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन बना दिया, एक्स हो गया, ये वाई हो गया, आपको दो इक्वेशन दी गई थी, उनमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। और जब आप उनका ग्राफ बनाओगे ना, तो ग्राफ पे ये लाइन एक दूसरे पर ऐसे लाई करेगी ओके। सपोज दैट दिस इज़ आवर लाइन L1, तो इस पर एक दूसरी भी लाइन आ जाएगी, वो लाइन क्या हो जाएगी आपकी, L2। अगर कोई पूछता है इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, तो इन सॉल्यूशन बता देना कितने होंगे, इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि लाइन एक दूसरे पर इनफाइनाइट टाइम्स, इनफाइनाइट बार क्या हो रही है, टच कर रही है। इनके इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो चीज़ें आपने देखनी, ऐसा ये जो मैंने बना के दे दिया आपके सामने, ये जो बना के दे दिया, ये जो बना के दे दिया, इनको बोलते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या समझ बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने देख लिया। अब आते हैं थोड़े आगे पॉइंट पर। तो अब इसको हम थोड़ा और अच्छे एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं इन चार्ट का यूज़। सपोज डैट मैंने इक्वेशन आपको लिख के दी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दिस इज़ अवर इक्वेशन 1। फिर मैंने आपको लिख के दी इक्वेशन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन 2। और क्वेश्चन ने आपसे कहा चेक करो। क्वेश्चन ने आपसे क्वेश्चन साफ साफ बोल देगा, चेक वेदर द सिस्टम
whether the system has unique solution, no solution और infinite many solution। अब इसको समझ लेते हैं, infinite many solution। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि RHS में हमारा क्या होना चाहिए, जीरो। RHS में हमारा क्या होना चाहिए, जीरो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रही है, RHS में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर कभी भी आपको कंडीशन चेक करनी है या सॉल्यूशन देखने यूनिक है या नो है या नो इन्फिनिट, तो RHS में जीरो। अगर RHS में जीरो नहीं है तो जो नंबर RHS में होगा उसको लेफ्ट मिला के इन पर क्या कर देना, जीरो। तो इनको जब आप सॉल्व करोगे LHS में नंबर लाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा ना। अब ये इक्वेशन 1 और ये वाला कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 3x - 2y - 4 = 0। दिस इज़ अवर इक्वेशन 2। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या कर लेना, a1/a2 निकाल लेना। a1 क्या निकाल लो, a2। a1 यहाँ पर कितना 1, a2 कितना है यहाँ पर 3, तो a1/a2 ये आ गया। फिर क्या निकालना, b1/b2, तो b1 कितना है आपका 1 और b2 कितना है आपका -2, तो b1/b2 आ गया -1/2। फिर आएंगे c1/c2 पे, तो c1 कितना है आपका -3 और c2 यहाँ कितना -4, तो इनको सॉल्व करने पर कितना मिला 3/4। तो आपने ये नोटिस किया कि जो आपका a1/a2 है वो किसके इक्वल नहीं, b1/b2, मतलब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आप कह सकते हो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। मतलब इसका एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, एक्स और वाई की एक ही वैल्यू मिलेगी। और इनको जब आप ग्राफ पर बनाओगे तो इनकी जो लाइंस होंगी वो आपस में क्या कर देंगे, इंटरसेक्ट। क्योंकि अगर ये कंडीशन होती है तो लाइंस क्या होती हैं, आपस में इंटरसेक्ट। तो इस इक्वेशन के पास एक ही सॉल्यूशन होगा और ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम। अब सपोज डैट मैंने आपको कोई दूसरा एग्जांपल दिया, कोई दूसरा आपको एग्जांपल लिख के दिया 2x + 4y = 10। ओके, फिर मैंने लिख के दिया 3x + 6y = 12। दिस इज़ इक्वेशन 1, दिस इज़ इक्वेशन 2। आप जगह इसका ग्राफ बना दो। सबसे पहले क्या करना होगा कि इनको इधर ले आना, ठीक है। 2x + 4y - 10 = 0। फिर यहाँ 3x + 6y - 12 = 0। RHS में हमेशा जीरो रखते ना, अगर कभी भी कंडीशन चेक करनी हो तो फिर आप क्या निकाल देते, a1/a2, तो कितना आ गया 2/3। फिर क्या निकाल देते आप, b1/b2, कितना 4/6। जब आप इनको डिवाइड करोगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 2/3। फिर क्या निकाल देते c1/c2, तो -10/-12, तो 2 5 10, 2 6 12, तो ये कितना आ गया 5/6। तो यहाँ पर आपने ये नोटिस किया कि a1/a2 किसके इक्वल है, b1/b2, लेकिन वो किसके इक्वल नहीं है, c1/c2। तो आपने ये चीज़ें नोटिस की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इस इक्वेशन की, तो इस इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन। मतलब इसमें x और y की कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती। और वही कहता है इनका आप ग्राफ बनाओ कोऑर्डिनेट प्लेन पे, तो आप सिंपली बोल देना, बिना बनाए ही कह सकते हो आप कि अगर हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल। क्योंकि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये वाली। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो इनका आप ग्राफ भी बनाओगे तो ग्राफ कुछ ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है, पैरेलल ही आ जाएगा। ये हो गया आपका 2x + 4y - 10 = 0। और ये वाला आपको पता ही है 3x + 6y - 12 = 0। दिस इज़ अवर इक्वेशन 2। अब मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लेके चलता हूँ, देखते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x - y = 2। दिस इज़ अवर इक्वेशन 1। फिर मैंने यहाँ लिख दिया 9x - 3y = 6। दिस इज़ अवर इक्वेशन 2। तो आपको क्या करना रहता है, इसमें कंडीशन चेक करने से पहले RHS में जीरो होना चाहिए। अगर जीरो नहीं है तो उस नंबर को कहाँ पर ले आते थे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो 3x - y - 2 = कितना हो गया 0। और यहाँ पर हो जाएगा 9x - 3y - 6 = 0। अब आपको सबसे पहले स्टेप क्या होता था, a1/ क्या निकाल लोगे आप, a2। a1/ क्या निकालना, a2, तो ये क्या हो गया 3/9, तो डिवाइड किया तो कितना आ गया 1/3। फिर क्या निकालोगे आप, b1/b2, क्या निकालोगे b1/b2, b1 कितना आपका -1, b2 कितना आपका -3, तो ये कैंसिल होगी, कितना आ गया 1/3। फिर क्या निकालोगे आप c1/c2, तो c1 कितना आपका -2 और c2 कितना आपका -6, तो इनको भी डिवाइड किया तो कितना आ गया 1/3। तो हर जगह कितना आ रहा है आपका 1/3। तो इट मीन्स a1/a2 = b1/b2 एंड विच इज़ इक्वल टू c1/c2। तो ऐसा अगर होता है तो ऐसे इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, इन्फानाइट। मतलब इसमें x और y की कई सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो इट हैज़ इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन। ओके, इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन। और अगर आप इनका ग्राफ बनाओगे तो इनका ग्राफ कोइंसिडेंट होगा, ऐसे सुपर इम्पोज हो जाएगा। कोई कहेगा ग्राफ कैसा होगा तो बोल देना
ये कंडीशन सेटिस्फाई होने की वजह से इनका ग्राफ कोइंसिडेंट होगा, कुछ ऐसा बन जाएगा इनका ग्राफ। ओके, तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली कि देखते ही हम कैसे पहचान जाएंगे। तो आपने क्या देखा कि अगर हमें इक्वेशन दे दी जाए, ठीक है, अगर हमें इक्वेशन दे दी जाए तो आप उसका ग्राफ बनाएं, बिना बनाए तो बिना उसका ग्राफ बनाए हम बता सकते हैं कि वो लाइन क्या है, इंटरसेक्ट करेगी या फिर क्या होंगी, पैरेलल होंगी या फिर क्या होंगी, वो कोइंसिडेंट होगी। मतलब बिना ग्राफ बनाए आप जान सकते हो। और ये भी बता सकते हैं कि उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन, फ्रंट मैनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, तो मैंने पीछे आपको एक चीज़ ये बताया था कि अभी पीछे मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में कि जो आपका लीनियर इक्वेशन इन वन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है, या तो वो होता है ax इज इक्वल टू बी, और या तो वो कैसा होता है ay इज इक्वल टू बी। ओके, तो ये जो आप ax इज इक्वल टू बी और ay इज इक्वल टू बी देख रहे हो, इसका जो होता है ये हमारा x एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल। ये x एक्सिस से क्या होता है, पैरेलल। मतलब ये स्ट्रेट लाइन जब आप बनाओगे तो वो x एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल। ऐसा मतलब सपोज दैट ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस। तो यहाँ पर जो आप लाइन बनाना चाहो जिसका इक्वेशन क्या हो ए वाई प्लस बी, तो वो किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस। मतलब ये जो आपकी लाइन होगी, ये लाइन हो जाएगी आपकी ए वाई इज इक्वल बी, और जो आपका ए एक्स इज इक्वल बी होता है ये किससे पैरेलल होगा, वाई एक्सिस से पैरेलल होगा। किससे पैरेलल होगा, वाई एक्सिस से पैरेलल। तो इनका जब आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये x हो गया और दिस इज क्या हो गया, y। तो ये बन जाएगा आपका, ये लाइन बनाने पर y एक्सिस से पैरेलल अगर इस फॉर्म में है तो ये लाइन हो जाएगी हमारी ए एक्स इज इक्वल टू बी। ओके, तो इतना आपने देख लिया। तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल सकते, थोड़ा कुछ क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको कैसे मिल सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 5x + 2y इज इक्वल टू के, दिस इज़ अवर इक्वेशन 1। फिर उसने लिख के दे दिया 10x + 4y इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन 2। उसने कहा कि फाइंड के, आपको क्या निकालना है, के निकालना है। इफ़ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो क्या है, इस पे और भी तरह के क्वेश्चन आएंगे, उसमें मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कैसे होगा। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन, कहीं भी अगर ऐसी कंडीशन आती है तो पहले तो आपको क्या करना रहता है, किसी जो RHS में तो उसमें हमेशा 0 रखते हैं, अगर नहीं है तो RHS के नंबर को लेफ़्ट साइड मिल जाते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 5x + 2y - k इज इक्वल 0, और ये हो जाएगा 10x + 4y - 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। फिर क्या करा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती थी, a1/a2 = b1/b2 विच इज इक्वल टू c1/c2। तो a1 कितना है यहाँ पर आपका 5, a2 कितना है आपका यहाँ पे 10, b1 कितना है यहाँ पे आपका 2, b2 कितना है 4, c1 कितना -k, c2 कितना -3। इनको सॉल्व करते हैं, 5 × 5, 5 × 10, 2 × 2, 2 × 4। तो 1/2 इज इक्वल टू k/3। आप किसी को भी कंपेयर कर दो, मान लो इनको कंपेयर किया तो 1/2 इज इक्वल क्या हो गया, k/3। ये इनसे मल्टीप्लाई, इनसे मल्टीप्लाई, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। तो ऐसे आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, k की। इसमें और भी तरह के क्वेश्चन है, उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा। क्वेश्चन टाइप में कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने इक्वेशन के 2 रिप्रेजेंटेशन पढ़े। कितने रिप्रेजेंटेशन पढ़े, 2 रिप्रेजेंटेशन पढ़े। उनके नाम क्या है वो आपको पता भी है अच्छी तरह से। पहला जो रिप्रेजेंटेशन है, उस पहले रिप्रेजेंटेशन का नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, पहले रिप्रेजेंटेशन का नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पता है, या तो वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी, या तो वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और या तो वो क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी। ओके, ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन पता ही है। अलजेब्रिक में सिंपली बस उनके स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे a1x + b1y + c1 इज इक्वल 0, दिस इज इक्वेशन 1। फिर क्या हुआ, a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 2। तो इनको हम बोल देते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, है ना। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी।
थैंक यू वेरी मच। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। एंड बाकी हम जो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे वो हम पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन वो कितने होते हैं, ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।